आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जब युधिष्ठिर की यह इच्छा हुई कि उन्होंने राजसूय यज्ञ करना है, इस आशय से उन्होंने श्री कृष्ण के पास एक संदेश भेजा। श्री कृष्ण उनके पास आए और वार्तालाप के दौरान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि राजसूय यज्ञ करने से पहले आपको जो रोड़ा बनने वाला है आपके रास्ते में, उसको आपको हटाना पड़ेगा। और वह रोड़ा था जरासंध। दोस्तों, जरासंध का अंत किस प्रकार होना था वह श्री कृष्ण को भली भांति पता था, और उन्होंने अर्जुन और भीम को साथ लेकर और ब्राह्मणों का वेश धारण करके किसी तरह उसके मंडप में जाकर प्रवेश करके उसको इस प्रकार चैलेंज किया, और भीम का युद्ध जरासंध के साथ चलता रहा। अंत में भीम ने जरासंध के 2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंका, ताकि वह पुनः एकत्र होकर फिर से जरासंध जीवित न हो सके। दोस्तों, इस वृतांत के पश्चात युधिष्ठिर ने अर्जुन को उत्तर की ओर भेजा, जिसमें आपको अर्जुन की दिग्विजय यात्रा के बारे में मेरा यह वृत्तांत यूट्यूब पर ऑलरेडी लोडेड है। इसके पश्चात दोस्तों, भीम को भी भाई युधिष्ठिर ने यह कहा कि तुम भी दिग्विजय यात्रा पर जाओ। तो इस प्रकार भैया भीमसेन जो पूर्वी दिशा में गए और उन्होंने पूर्वी दिशा में जाकर अपनी दिग्विजय यात्रा को संपन्न किया। यह वृत्तांत भी मेरा YouTube पर लोडेड है। इसके पश्चात सहदेव की दक्षिण दिशा की ओर दिग्विजय यात्रा का वर्णन भी आपको YouTube पर मिल जाएगा। दोस्तों, आज अपने इस वृत्तांत में नकुल की दिग्विजय यात्रा का वर्णन आपके समक्ष रख रहा हूँ, जिन्होंने पश्चिम दिशा की तरफ अपना प्रस्थान किया। तो दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर और मनोहारी होने वाला है। यह वृत्तांत दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट का होगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, नकुल की दिग्विजय यात्रा के अंतर्गत पश्चिम दिशा की दिग्विजय के लिए नकुल ने महती सेना के साथ प्रस्थान किया। सर्वप्रथम आरंभ में ही उसकी मुठभेड़ रोहितक के भत्तमयूर क्षत्रियों से हो गई। इस देश के लोग कार्तिकेय की पूजा करते थे। वर्तमान रोहतक के पास ही खोखरा कोट नामक स्थान से यौधेय गण के सिक्के ढालने के मिट्टी के अनेक सांचे प्राप्त हुए हैं, जिनमें बहुधांधक का उल्लेख है। इसका वर्णन महाभारतकार ने भी किया है। उसके पश्चात रोहतक से आगे शैरीशक, जो कि वर्तमान सिरसा कहलाता है, उसका ग्रंथों में नाम शैरीशक आया है। तदनंतर पंजाब और राजस्थान के अनेकों जनपद और क्षत्रिय जातियों को वश में करता हुआ वह पश्चिम की ओर बढ़ा। मैं दोस्तों आपसे नकुल की बात कर रहा हूँ, जो कि पश्चिम दिशा की ओर अपनी दिग्विजय यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इनमें शिवी यानी कि झंगमधियाना के दक्षिण शेरकोट, त्रिगर्त कांगड़ा जिसको कहते हैं, अवष्ट, मालव, रावी चिनाव के संगम के पास जो है, और पंचकरपट के नाम से उल्लेखनीय है। मध्यमिकापुरी में वाट धाम नाम के ब्राह्मणों को इसके पश्चात वश में किया। मध्यमिका चित्तौड़ के पास प्रसिद्ध पुरी थी, जिसे अब नगरी कहा जाता है। इसके अनंतर नकुल बीकानेर रियासत के उत्तर पश्चिम में गया, जहां सरस्वती नदी की प्राचीर धारा किसी समय बहा करती थी, किंतु अब बालू में अदृश्य हो गई है। शूद्र और आभीर नामक क्षत्रियों के गण सरस्वती के किनारे बसे हुए थे।
और उनका प्रदेश जैसलमेर से आगे बढ़कर उत्तरी सिंध तक चला गया था। यूनानी भूगोल लेखकों के ने सख्खर रोड़ी के पूर्व में उनका उल्लेख किया है। ये दोनों पड़ोसी गणराज्य थे जिनमें आभीर शूद्रों से किसी समय अधिक बलवान और समृद्ध हो गए थे, जिससे उनके लिए महाशूद्र संज्ञा का प्रचार हो गया था। इसी प्रसंग में महाभारतकार ने सिंधु नदी के किनारे बसने वाली उन महाबली कबायली जातियों का उल्लेख किया है जो राजनीतिक परिभाषा में ग्रामणेय कहलाती थी। सिंधु कुलाश्रिता ये च ग्राम अणेचा सिंधु कुलाश्रिता ये चा ग्रामणेया महाबलाः सभा। प्राचीन भारत में ग्रामीण दो प्रकार के हुआ करते थे। एक ग्रामणी अर्थात गांव का मुखिया जो सब जगह होता है, और दूसरे पूरा ग्रामणी पूरा लूट मार करके जीविका चलाने वाली उत्सेधजीवी जातियों को संघ को कहते थे। इस प्रकार की जातियां सिंधु नदी के किनारे किनारे आज तक भी बसी हुई हैं। वे लोग अपने किसी नेता या पूर्व पुरुष के नाम से विख्यात होते थे, जैसे यूसुफ जाई, ईसा खेल इत्यादि। इन्हीं के लिए पाणिनि ने सा एशाम ग्रामणी सूत्र में इनके नाम रखने की विधि का उल्लेख किया है। इस्लाम से पहले हिंदू काल में भी इन कबायली या ग्रामणीय जातियों में नाम रखने की ऐसी ही प्रथा थी। समस्त पंचनद प्रदेश और सिंधु तीर के गिरी गहरवासी ग्रामणीय जातियों को जीतने के पश्चात नकुल ने और भी पश्चिम दिशा के कितने ही स्थानों को अपने वश में कर लिया, जिनमें रमठ, जागुड़ या गजनी का प्रदेश, हारहूर दक्षिणी पश्चिमी अफगानिस्तान में, अरगंदाव नदी प्राचीन ईरानी हरहती अरखवैती प्रदेश के निवासी, उत्तर जौतिक उत्तर पश्चिमी पहाड़ों का जोता, वृंदाटक वृंद अर्थात वृंदु बुनेर और अटक और द्वारपाल का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यहाँ यह भी सूचित किया गया है कि नकुल ने इन स्थानों में स्वयं न जाकर केवल शासन भेजकर ही उन्हें अपने अधीन कर लिया। वासुदेव नाम के किसी राजा ने 10 राज्यों के साथ पांडव का शासन मानकर संधि कर ली। ये 10 राज्य अर्जुन की दिग्विजय में उल्लिखित लोह मंडल के 10 राज्य ज्ञात होते हैं। उत्तर पश्चिम की इस यात्रा से वह मद्रों की राजधानी शाकल, जिसे आजकल सियालकोट कहते हैं, में लौट आया और वहां अपने मामा शल्य से मिला। यहीं से उसने सागर कुक्षी अर्थात सिंधु सागर संगम के समीप रहने वाले पाहुलव और बर्बर नामक मलेच्छ राजाओं को वश में कर लिया। तदनंतर 10 सहस्त्र ऊंटों पर अपना संचित कोष लदवा कर वह इंद्रप्रस्थ लौट आया। नकुल इस प्रकार चारों पांडवों द्वारा चारों दिशाओं में विजय समाप्त हुई और युधिष्ठिर के कोष में मणि, हिरण्य, वस्त्र, धन और धान्य का अपूर्व अक्षय भंडार संग्रहित हो गया। किस प्रकार राजसूय यज्ञ के समय चारों दिशाओं के करद नृपति अपनी भेंट लेकर इंद्रप्रस्थ में उपस्थित हुए, इसका अत्यंत रोचकात्मक वर्णन दुर्योधन ने
राजसूय यज्ञ से लौटकर धृतराष्ट्र के सम्मुख किया, उसमें भी भारत के राजनीतिक और आर्थिक वैभव की जो साक्षी मिलती है उसे हम आपके समक्ष आगे वर्णन करेंगे। तो दोस्तों, यह रही आपकी नकुल की यात्रा, दिग्विजय यात्रा। इसका यहाँ यह वृतांत समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।